बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अनकी फ्लैश कार्ड्स। तो अब सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ रह गया है, बाकी सारे ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया है। स्टार्ट ही पहले कोविड से करते हैं जो कि रिसेंट आया सवाल। सही है। बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन 6 महीनों के बाद देते होते हैं कोविड में। सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ कोविड। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होती है, फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, क्लियर, और ड्राई कफ देखने को मिलती होती है। और फिर क्या होगी, सेचुरेशन कम हो जाएगी और हाइपोक्सिया देखने को मिलता होता है। और ओके, अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 लेकर 6 दिन का होता है, लेकिन एवरेज 14 डेज़ का होता है। डेट इज़ वाई क्वारंटीना भी 14 डेज़ का ही है। फीवर है, हेडेक आपको देखने को मिलता है, ड्राई कफ है, सॉर थ्रोट है, माइल्जिया है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। साथ में सेचुरेशन कम हो जाएगी और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी होगा इस इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर। इंडिकेशन फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इन कोविड। तो कब करते हैं कोविड वाले पेशेंट को हॉस्पिटलाइज के लिए? तो एक बात रट्टा मार लेनी है कि जब ना उसको नंबर वन क्लिनिकल या रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नमूनिया हो, तो पहले इसका क्राइटेरिया पूरा करना होता है। ठीक है, नंबर वन क्लिनिकल या रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नमूनिया हो। नंबर टू, ओके, एज आपको देखने को मिले। नंबर थ्री, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने को मिले। ओके, नंबर फोर, ARDS हो जाए। नंबर फाइव, ओबेसिटी हो। लास्ट में कोमॉर्बिडिटीज़ भी हो, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस है। क्लियर, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलती होती है। ठीक है, तो इसका आप रट्टा मार सकते हो कैलआउट से। कैलआउट नंबर सी से क्या होगा, क्लिनिकल या रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नमूनिया। सी से कैलआउट, ए से एज हो जाएगा 65 से ऊपर। ओके, एल से क्या हो जाएगा, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है। ओ से ओबेसिटी है। टी से ट्रांसप्लांट है और ARDS की हिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, इंट्रो टू द कोविड। तो कोविड क्या होता है? कोविड-19 हम सबको पता है 2019 का बदनाम वायरस है। सार्स कोविड की वजह से होता है। सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम करा देता है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता होता है। इन्वेस्टिगेशन इन कोविड है, तो सबसे पहले आप क्या करा लोगे, चेस्ट एक्सरे करा लोगे। बायलैटरल बेसल और पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट होते हैं लंग्स के अंदर। नंबर टू, सिटी स्कैन कर लोगे, कंसोलिडेशन मिलती है और सेप्टम की थिकनिंग होती है। दिस इज कॉल्ड क्रेजी पेवमेंट पैटर्न है। मॉलिक्यूलर मेथड के अंदर नेजोफरेंजियल या ओरोफरेंजियल का स्वैब लेते हैं और RT-PCR कर देते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA। क्लियर, सीरोलॉजी करा लोगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर लोगे, लैटरल फ्लो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी करा लोगे। नॉन स्पेसिफिक में CBC करा लोगे, लिम्फोपीनिया होगा, लेकिन न्यूट्रोफिल टू द लिम्फोसाइट रेशियो बढ़ जाती होती है। LFT टी रेंज होती है, डी डायमर और जो CRP और फेरेटिन होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटेशियम और कैल्शियम दोनों कम हो जाते हैं और हैप्पी हाइपोक्सिया देखने को मिलता होता है। बस मेन जो आपने रट्टा मारना है, नेजोफरेंजियल या ओरोफरेंजियल स्वैब लोगे, उसका RT-PCR कर दोगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कोविड है। कोविड की क्या मैनेजमेंट होती है? क्लियर, तो कोविड की क्या मैनेजमेंट होती है? कोविड में आपने सबसे पहले आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटीवायरल आ जाती है। पहले मैं स्पेसिफिक बता रहा था क्योंकि यही आपने रट्टा मारनी है अच्छे से। सपोर्टिव तो हम कोई भी अपनी तरफ से बना के लिख सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में इंटरल्यूकिन 6 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल टोक्लिजुमाब, टोक्लिजुमाब को रट्टा मार लो। नंबर टू, कंबाइंड थेरेपी है। कंबाइंड थेरेपी में कैसरीविमाब है और MDविमाब है। क्लियर, जिनको रेजिन को बोलते होते हैं। और एंटीवायरल में मुल्नाप्राविर और पैक्सलोविड है। मुल्नुप्राविर और पोक्सलोविड है। ये तो प्रोनाउंस भी नहीं हो रही, वहाँ पे लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, और एंटी इंटरल्यूकिन 6 टोक्लिजुमाब आपने याद रख लेना। वैक्सीनेशन के अंदर ये थोड़ी आसान वैक्सीनेशन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो सबने लगवाई है, साइनोफार्म साइनोवेक है। RNA और DNA वैक्सीन। ओके, अब RNA मतलब मोडर्ना, मोडर्ना के लास्ट में RNA आ रहा है। ओके, तो मोडर्ना RNA वैक्सीन होती है। प्रोटीन सबयूनिट में नोवोवैक्स है और रिकॉम्बिनेंट RNA वैक्सीन में आपका एस्ट्राजेनिका होता है। क्लियर, नेम टू एंटीवायरल तो कौन सी है? मुल्नाप्राविर पैक्सलोवाइड होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीकोगुलेशन इन कोविड? ओके, तो सब इंडिविजुअल होते हैं। अब देखो इसका रोल, इंडिकेशन क्या है? ओके, ICU वाले में कब यूज़ करेंगे, नॉन ICU वाले में कब यूज़ करेंगे? ICU वाले में जब यूज़ करेंगे जब थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है और ब्लीडिंग का रिस्क कम होता है। और नॉन ICU में कब यूज़ करते हैं जब ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। क्लियर, समझ आ गया? ICU वाले में थ्रोम्बोसिस का रिस्क ज़्यादा होगा, नॉन ICU वाले में ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। क्राइटेरिया टाइम 40 डेज होता है। वैक्सीन कौन कौन सी होती है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आपका साइनोफार्म साइनोवैक है। ओके, RNA और DNA वैक्सीन में मॉडर्ना है। प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन में नोवोवैक्स और रिकॉम्बिनेंट RNA वैक्सीन में एस्ट्राजेनिका आ जाता होता है। क्लियर, ऑलमोस्ट एक कोविड वाला अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद डायरिया शायरी आ जाते हैं। कॉलरा वाला, ओके, कॉलरा 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 कॉलरा, ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा, क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलरा। अब कॉलरा जियार्डियासिस और एंटीरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, इसमें आपको ट्रैवल की हिस्ट्री देखने को मिलती है। कॉलरा में एक्यूट वाटरी डायरिया होता है, राइस वाटरी स्टूल होती है। खासतौर पर बंदा उस एरिया से आएगा जो कि इंडेमिक होता है, लाइक बांग्लादेश। पेनलेस होता है, वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है और इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता होता है। क्लियर, व्हाट आर द इंट्रोडक्शन एंड सिम्टम ऑफ कॉलरा? तो कॉलरा ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 12 से लेकर 48 आवर्स तक होता है। वाटरी डायरिया कराता है, राइस वाटरी स्टूल होता है, एब्डोमिनल पेन यूजुअली नहीं होता, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, हाइपोटेंशन टैकीकार्डिया होता है, सेपरेट फीकल और रूट से होता है। इसमें आपने प्रिवेंशन करनी है वाटर की प्यूरिफिकेशन से और हाइजीनिक प्रैक्टिस से। वैक्सीन अवेलेबल होती है। इन्वेस्टिगेशन इन कॉलरा, कॉलरा में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है? ओके, तो
पहले आप हिस्ट्री ले लोगे, एग्जामिनेशन कर लोगे। सबसे पहले आपने स्टूल का कल्चर कराना होता है। स्टूल कल्चर में क्या, पहले स्टूल एग्जामिनेशन है। स्टूल एग्जामिनेशन में शूटिंग स्टार मोटिलिटी या हैंगिंग ड्रॉप मोटिलिटी देखने को मिलती है। रेक्टल स्वैब या स्टूल कल्चर करा लोगे, ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपने रिहाइड्रेशन करनी होती है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल और वॉमिटिंग कर रहा है तो आईवी फ्लूइड्स देने हैं, आईवी नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट दे देना। और अगर कहने का मतलब है कि अगर स्टेबल हो चुका है तो आपने ओरल फ्लूइड्स देने होते हैं, ओआरएस देना होता है। और इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन या सेप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में आप जिंक भी इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं डेंगी। ओके, डेंगू है। डेंगू का सवाल मुझे लग रहा है कि डेंगी अभी बहुत ज़्यादा एंडेमिक हुआ था, तो डेंगी आपने अच्छे से पढ़ना है। क्लिनिकल फीचर ऑफ डेंगी, ओके, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेंगी है। अच्छा, डेंगी की दो टाइप्स होती है, क्लासिकल डेंगी फीवर और डेंगी हेमरेजिक फीवर और डेंगी शॉक सिंड्रोम होता है। क्लासिकल डेंगी फीवर में क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्लियर। तो जो डेंगी फीवर होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है तकरीबन 1 हफ्ते तक होता है, 2 से लेकर 7 दिन तक का होता है, क्लियर। और इसमें जो प्रोड्रोमल सिम्टम होती है, पहले आपको मलेज हेडेक देखने को मिलता है। और अगर एक्यूट ऑनसेट होगा तो फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, बैक एक होगा, आर्थराइजिया होगा, ब्रेक बोन फीवर होता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन होता है, पेन ऑन आई मूवमेंट है, लैक्रिमेशन है, स्क्लेरल इंजेक्शन है, नोजिया वॉमिटिंग, फ्रेंजाइटिस होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम आते हैं, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया टाइफाइड में भी होता है, क्लियर। फिर फीवर होगा, फीवर कंटिन्यूस हो सकता है या सैडल बैक फीवर हो सकता है, डेट मीन्स चौथे या पांचवें दिन पर ब्रेक आ जाती है, फिर वापस कंटिन्यू हो जाता है। रैश इनिशियली 1 से लेकर 2 दिन में, पहले फर्स्ट 2 डेज में आपको फेंट मैकुलर रैश होता है, फिर 3 से लेकर 5 दिन के अंदर मैक्यूलोपैपुलर स्कारलेट मोरबिलीफॉर्म रैश होता है। ये बात रट्टा मार लेना, सेंट्रीफ्यूगली सेपरेट करता है। डेट मीन्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है अवे मूव करना, और ये पाम और सोल को स्पेयर कर देता होता है, क्लियर। और ये डीस्क्वेमेट भी हो सकता है, पेटिचिया वगैरह भी करा सकता है स्टेंसिल सर्फेस के ऊपर। कन्वालिसेंट फेज में आपको प्रोलॉन्ग फटीग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर डेंगी हेमरेजिक फीवर है, डेंगी शॉक सिंड्रोम है, डीआईसी हो सकता है, ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। की पॉइंट्स है, कंटिन्यूस या सैडल बैक फीवर होता है 5वें 8वें दिन पर, चौथे या 5वें दिन पर ब्रेक आ जाती है, रिक्रूडिसेंस देखने को मिलती है, बॉडी में पेन होता है, ब्रेक बोन फीवर है, रिट्रो और वाइटल पेन होता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है ट्रंक पर, जो कि प्रेशर अप्लाई करने से ब्लांच हो जाता है। फेजेस ऑफ डेंगी, फेब्राइल फेज और क्रिटिकल फेज होता है। फेब्राइल फेज में आपको फीवर वाले सिम्टम होते हैं, क्रिटिकल फेज में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन लाइक डेंगी हेमरेजिक फीवर, डेंगी शॉक सिंड्रोम देखने को मिलती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ डेंगी, तो ये सारे वायरल हेमरेजिक फीवर आए हैं, बस टाइफाइड का छोड़ के जीका, येलो, चिकनगुनिया और टाइफाइड आ जाएगा। डेंगी हेमरेजिक फीवर की पैथोजेनेसिस और 4 सेलिएंट फीचर बताने हैं। ओके, डेंगी हेमरेजिक फीवर क्या होता है कि डेंगी मच्छर की 4 सीरोटाइप होती है। अगर किसी को एक ने काट दिया फिर दूसरी सीरोटाइप ने काट दिया तो इस केस में देखने को मिलता है 4 सेलिएंट फीचर रट्टा माली ने डेंगी हेमरेजिक फीवर के अंदर। ओके, तो इसमें नंबर 1 थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 1 लाख से प्लेटलेट कम हो जाएगी, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी और लीकीनेस देखने को मिलती है। प्लाज्मा लीक कर जाएगा, प्लाज्मा लीक कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमाटोक्रिट 20% से ज़्यादा का देखने को मिलेगा। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है, हाइपोटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और डेंगू हेमरेजिक फीवर की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 2 3 4 होता है। ग्रेड 1 में फीवर और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन होती है। ओके, और प्लाज्मा लीकेज का एविडेंस आपको देखने को मिलता है, लाइक हेमाटोक्रिट 20% से ज़्यादा का हो जाता है, प्लेटलेट 1 लाख से कम हो जाती है। ग्रेड 2 में आपको स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग मिलती है, ग्रेड 3 में सर्कुलेटरी फेलियर होता है, ग्रेड 4 में प्रोफाउंड शॉक देखने को मिलता होता है। ओके, अगर किसी को माइल्ड फॉर्मेट है डेंगू हेमरेजिक फीवर का तो पटिचिया हो गए आम के ऊपर, और जब आप ब्लड प्रेशर को कफ को इन्फ्लेट करते हैं बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और 5 मिनट तक रख देते हैं तो पॉजिटिव टॉनिक कटर, यानी कहने का मतलब है कि अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर है और आप कफ पिलाने के बाद जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान में रखते हैं 5 मिनट तक और पिटिची आ जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। दिस इज द नॉन स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाउ टू मैनेज फीवर इन डेंगू फीवर, एनसेट को अवॉइड करना, इबुप्रोफेन और एस्पिरिन नहीं देनी, अदरवाइज राइस सिंड्रोम हो जाएगा। पैरासीटामोल और टैबलेट स्पॉन्जिंग करनी होती है। डेंगू में व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करनी है, जब एचबी 8 से कम हो जाता होता है, एचबी 8 से कम हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। प्लेटलेट कब देनी होती है, जब प्लेटलेट कितने से कम हो जाए, 10,000 से कम हो जाए। और प्लाज्मा कब देना होता है, जब कोगुलोपैथी देखने को मिले। इंट्रो टू द डेंगू, डेंगू क्या होता है, डेंगू वायरस से होता है, फ्लेवी वायरस से होता है, 4 सीरोटाइप होती है, एडीज एजिप्टाइड की वजह से होता है, कॉमन आर्थ्रोपोड बोर्न वायरस होता है, इनक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 7 दिन होता है। होमोटिपिक इम्यूनिटी क्या होती है, पार्टिकुलर एक सीरोटाइप से होती है। जो हीट्रोटिपिक होती है वो दूसरी सीरोटाइप्स के लिए होती है, कुछ ही महीनों तक रहती होती है। इन्वेस्टिगेशन इन डेंगू तो सीबीसी करा लोगे, हिमाटोक्रिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लीकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। आरटीपीसीआर और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा लोगे, आईजीएम और आईजीजी का टाइटर बढ़ जाएगा, चेस्ट रेडियोग्राफ और अल्ट्रासाउंड करा लोगे। मैनेजमेंट ऑफ डेंगू है। ओके, अब डेंगू की मैनेजमेंट में आपने पेशेंट को 3 ग्रुप पर डिवाइड करना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है। ग्रुप ए में वो पेशेंट है जिनको क्लासिकल डेंगू फीवर है लेकिन कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है और कोई वार्निंग साइंस नहीं है। ओके, कोई वार्निंग साइन नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं आती।
ठीक हो गया। अब वार्निंग साइन क्या होते हैं, एचबी 8 से कम हो रहा, और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डीआईसी डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम है। ग्रुप बी में क्या होते हैं, वार्निंग साइंस आपको देखने को मिलते हैं लाइक एचबी 8 से कम देखने को मिलता है, लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है। ग्रुप सी में आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब ग्रुप 1 वालों का क्या मैनेजमेंट होता है, बेड रेस्ट है, ओरल फ्लूइड देते हैं, ओआरएस का फ्रूट जूसेस है, और फीवर को कंट्रोल करने के लिए एस्टामाइनोफेन और टैबलेट्स से पंचिंग करते हैं। ग्रुप बी पे आपने आईवी फ्लूइड दे दिया, नॉर्मल सलाइन और रिंगा लैक्टेट है। ग्रुप सी के अंदर आपने क्या करना होता है, कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉक को मैनेज करना होता है, आईवी आइसोटोनिक फ्लूइड थेरेपी दे दोगे, वेजोप्रेसर और आइनोट्रॉप्स दे दोगे। मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन है, हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को एनसेट को वाइट करना है। प्लेटलेट की ट्रांसफेन कब देनी है, जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाए। प्लाज्मा कब देना है, कोगुलोपैथी हो जाए। पैक आरबीसी कब देनी है, एचबी अगर 8 से कम हो जाए। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा। ओके, अब डेंगू केस मैनेजमेंट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सवाल जरूर आना है, तो इसलिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर, अब डेंगू की सबसे पहले असेसमेंट क्या होती है, डेंगू की असेसमेंट कैसे करेंगे। ओके, तो अगर कोई बंदा किसी इंटाइमिक एरिया में आया है, ओके, फीवर है और इनमें से दो कोई सिम्टम है, फॉर एग्जांपल नोजिया वॉमिटिंग है, रैश है फीवर के साथ, या हेडेक, आई पेन, मसल पेन, या जोड़ों में दर्द है, यानी पूरी बॉडी में किसी जगह पे भी दर्द है, सर में, आंखों में, पट्ठों में और जोड़ों में। वार्निंग साइंस है लाइक एचबी कम हो रहा है, टॉनिक का टेस्ट पॉजिटिव है या ल्यूकोपीनिया है। फिर आपने, ये थे वार्निंग सिम्टम्स। अब वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, ओके, ये तो वैसे साइन तो नहीं है, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग ये भी साइन ही है। वार्निंग फीचर्स लिखना चाहिए था। वार्निंग फीचर कौन कौन से होते हैं, वार्निंग फीचर में आपका एब्डोमिनल पेन है, टेंडरनेस है, वॉमिटिंग है, ब्लीडिंग होना, लीवर का साइज बढ़ जाना, क्लिनिकली फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, प्लूरल कैविटी में या साइटिस करवा देना, हेमाटोक्रिट का 20% से बढ़ जाना होता। क्लियर, अगर कोई वार्निंग साइन नहीं है, ये जो वार्निंग साइन ऊपर बताया, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग है, अगर कोई नहीं है तो ये ग्रुप ए आउट पेशेंट होते हैं। ओके, ग्रुप ए पेशेंट होते हैं, इनकी ओपीडी मैनेजमेंट करनी है। लाइक ओपीडी मैनेजमेंट क्या करोगे, बेड रेस्ट कराओगे, फ्लूइड इनटेक कराओगे और एस्टामाइनोफेन और टैबलेट सपोंजिंग दे दोगे। ओके, अब इसमें क्या होता है, ग्रुप बी में क्या होता है, ऐसे पेशेंट जिनको वार्निंग साइंस है, ओके, यानी एक स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं डेंगू वाले पेशेंट की। अगर वार्निंग साइंस है, वार्निंग साइन एब्डोमिनल पेन, नोजिया, हेपाटोमेगाली, एचबी का 8 से कम हो जाना और फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना, हेमाटोक्रिट का बढ़ जाना, ओके, या लिथार्जी वगैरह होना, तो ये वार्निंग साइंस होते हैं। या ओके, लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है या कोई को एग्जिस्टिंग कंडीशन, या तो वार्निंग साइन है या कोई को एग्जिस्टिंग कंडीशन है लाइक प्रेगनेंसी, इन्फेंट, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वार्निंग साइन है तो एक ग्रुप बी पेशेंट होता है, इसकी इन पेशेंट मैनेजमेंट करनी है। और कोई भी पेशेंट जिसका प्लाज्मा लीकेज हो विद शॉक, यानी प्लाज्मा लीकेज के साथ शॉक भी हो, या फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो गई हो, विद रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, या मल्टी ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो, तो इसमें ग्रुप सी इन पेशेंट मैनेजमेंट करनी है। क्लियर, ठीक हो गया, जैसे नॉट नीड टू मेमोराइज लिखा हुआ है, फिर हमने पढ़ा क्यों। ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू, तो डेंगू एडिस सेप्टाई और एडिस एल्बोपैक्टर से ट्रैवल होता है। एडिस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, इंजेस्ट कर लेगा ब्लड को, ओके, 8 से लेकर 10 दिन लगेंगे वायरस को इंक्यूबेशन पीरियड में जाने के लिए। फिर डेंगू किसी मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होगा वो किसी दूसरे बंदे को काट लेगा, फिर 2 से लेकर 7 दिन के बाद डेंगू हो जाएगा। सीबीसी में हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है, 20% से ज़्यादा का आपको चेंज देखने को मिलता है। ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बाईसाइटोपिनिया आपको डेंगू में देखने को मिलता है, लाइक ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो डेंगू तो अच्छे से देख लिया। इसके बाद डिजेंट्री वाला टॉपिक है, डिजेंट्री को ब्लडी डायरिया भी कहते होते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ पेशेंट ऑफ डिजेंट्री। तो इस केस में सबसे पहले आप ब्लड एग्जामिनेशन करा लोगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, डब्ल्यूबीसी वगैरह को देख लोगे, स्टूल एग्जामिनेशन और कल्चर करा लोगे, पीसीआर, एलाइजा वगैरह करा लोगे। मैनेजमेंट ऑफ डिजेंट्री, ओके, डिजेंट्री में आपने रीहाइड्रेशन करनी है, एंटीबायोटिक देनी है और सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है। रीहाइड्रेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कोई बंदा अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही, तो आपने आईवी फ्लूइड देने, और अगर नहीं रुक गई है तो आपने ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी देना होता है। एंटीबायोटिक थेरेपी में फर्स्ट लाइन में टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है, और अल्टरनेटिव में कोट्रीमॉक्सासोल है। माइक्रोब्स जो कि डिजेंट्री कराते हैं, निमोनिक के केस CASE, सी से कैम्पैलोबैक्टर जूजिनाई, ए से अमीबियासिस, एस से शिगेला और साल्मोनेला, और ई से इकोलाई होता है। एंटीरो हेमरेजिक और एंटीरो इन्वेसिव है। क्लियर, इसके बाद जीआईटी के पैरासाइट्स है, अमीबियासिस मैंने लेकिन गलती से जीआरडियासिस खोल लिया, चलो फिर इसी को ही पढ़ लेते हैं। ओके, जीआरडीएसिस है, तो क्लिनिकल फीचर ऑफ जीआरडीएसिस बच्चों में और टूरिस्ट में देखने को मिलता है। जीआरडीएसिस में टिपिकल हिस्ट्री होती है ट्रैवलर डायरिया की। ओके, इसमें फैटी स्टूल होता है, फैटी डायरिया देखने को मिलता है, स्टीटोरिया होता है। लेकिन एक बात रट्टा मार लेना, इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग भी होगी, लेकिन कोई फीवर नहीं होगा, कोई ब्लड नहीं होगा, कोई म्यूकस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। इंटर टू द जीआरडीएसिस, जीआरडी लैम्बलिया की वजह से होता है, फिकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। मेलोड्रस स्टीटोरिया या मेलाब्जॉर्प्शन करा सकता है। ओके, ये चिल्ड्रन में, टूरिस्ट में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ जीआरडीएसिस, ओके, तो आपने अगर ट्रोफोजाइट देखने हैं तो स्ट्रिंग टेस्ट है, सिस्ट अगर देखने हैं तो आपने स्टूल एग्जामिनेशन करनी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ जीआरडीएसिस, तो सिंगल डोज ऑफ टीनाडाजोल 2 ग्राम देनी होती है, या मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम देनी है फॉर 3 डेज, ओके, या 4 मिलीग्राम टीआईटी देना होता है। क्योंकि पता नहीं एक मतलब इन्होंने शायद इसकी डोज वगैरह भी पूछ ली थी जीआरडीएसिस का केस में। लेट मी सी दिस, जीआरडीएसिस में डोज वगैरह पूछी हुई थी इन्होंने क्या।
यस, एक मरतबा शायद इन्होंने डोज वगैरह भी पूछ ली थी। ओके, 2014 में टीना डजोल 2 ग्राम देंगे या मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम देंगे वंस ओरली फॉर 3 डेज, बस ये रटा मान लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इंट्रो टू द GRDSS भी हो गया। नेक्स्ट है उमैबियासिस। क्लियर, उमैबियासिस कहते हैं रिवाइज फ्रॉम द अपर GIT। इतनी मुश्किल से बंदा आता है। अच्छा बता देता हूँ उमैबियासिस में क्या होता है। स्विंगिंग फीवर होता है, पेन टेंडरनेस होता है, डल परकशन आउट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, कफ और शोल्डर में पेन देखने को मिलता है। ओके, जो इन्वेस्टिगेशन चॉइस होती है वो सीरोलॉजी होती है, एलाइजा वगैरह करा लेते हैं। और अगर सिग्माइडोस्कोपी कराओगे फ्लास्ट शेप अल्सर देखने को मिलते होते हैं। और अगर आप एस्पिरेशन करोगे वर्बिक लिवर एब्सेस की तो एनकोवी सॉस या चॉकलेट ब्राउन पस आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, मेडिकल में मेट्रोनिडाजोल टीनाडाजोल इस्तेमाल करते हैं, और सर्जरी के अंदर ड्रेनेज और एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस है। इसके बाद GRDSS तो हो गया अच्छे से। ओके, हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट ओपन करते हैं, एक ही कार्ड है। रिवाइज फ्रॉम द अपर GIT सर्जरी। अच्छा, हाइड्रेटेड सिस्ट का बता देता हूँ। प्रेशर सिस्ट होता है ऑन द साइट ऑफ सिस्ट है, कोई पेन टेंडरनेस नहीं देखने को मिलती। शैफर्ड में या डॉग के एक्सपोजर की वजह से होता है, क्योंकि डॉग का टेप वार्म होता है, या शैफर्ड में शीप से रिलेटेड आपको देखने को मिलता होता है। ड्रैगिंग सेंसेशन राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती होती है। लार्ज फर्म लिवर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। और हम्प्ड राइट हेमिडायाफ्राम होता है, और आपको सिस्ट देखने को मिलती है। हाइड्रेटेड सिस्ट ये होता है गायनोकोकस ग्रानुलोसिस की वजह से होता है। चेस्ट एक्सरे करा लोगे मेनिस्कस साइन या क्रिस्टेंट साइन देखने को मिलता है। वाटर लिली अपीयरेंस देखने को मिलती है। कंट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन में बड़ी सिस्ट के अंदर डॉटर सिस्ट होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी करा लोगे और सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लोगे, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और लाइजा वगैरह करा लोगे। सर्जरी के अंदर आपने क्या करना है, सिस्ट की एक्सीजन करनी है आफ्टर स्टेरिलाइजेशन विद 0.5 सिल्वर नाइट्रेट या 2.7% NaCl है। मेडिकल में अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, प्रेजिक्विंटल आ जाती है, और कंबाइंड थेरेपी में अल्बेंडाजोल और पेयर थेरेपी है। ओके, पंक्चर एस्पिरेशन ऑफ एस्पिरेशन है, इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट है, 20% हाइपरटोनिक सलाइन है, और आर से क्या होता है, री एस्पिरेशन होता है। ओके, इसके बाद है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ओके, अच्छा, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और रिकरेंट है। अब इसमें जो की वर्ड है वो है ग्रुप्ड वेजिकल्स। ग्रुप्ड वेजिकल या तो एंगल ऑफ माउथ पे हो सकती है, या फिर शाफ्ट ऑफ पीनस पर देखने को मिल सकती होती है। क्लियर। तो उसके प्राइमरी इन्फेक्शन में जिंजोस्टोमेटाइटिस होता है, फ्रेंजाइटिस होता है, पेनफुल जेनिटल ट्रैक अल्सर होते हैं, फीवर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। और रिकरेंट केस में कोल्ड सोर्स होते हैं, हर्पीस लेबियालिस कहते हैं, और प्रोड्रोमल हाइपरेस्थीसिया होता है बाय फॉलोड बाय रैपिड वेजिकुलेशन। ओके, यानी वेजिकल्स, पोस्ट्यूल्स है, क्रस्टिंग है। वैसे ये पॉइंट तो आपको उसमें देखने को मिलता है, वेजिकल, पोस्ट्यूल, क्रस्टिंग, ये तो चिकन पॉक्स की निशानी होती है, लेकिन रिकरेंट केस में इसमें भी देखने को मिल सकता होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स। ओके, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स की क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स में डेंड्रिटिक अल्सर होते हैं, जो कि कॉर्नियल अल्सरेशन वगैरह करा देते होते हैं, या स्कारिंग करा सकती है। एंसेफ्लाइटिस है, टेम्पोरल लोब का अफेक्ट करता होता है। एक्जिमा हर्पेटिकम होता है। ओके, स्किन का सीरियस इन्फेक्शन होता है, और न्यूनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, डेंड्रिटिक अल्सर। क्लियर। इसका मिमोनिक डीन, डेंड्रिटिक अल्सर, ई से एंसेफ्लाइटिस, ई से एक्जिमा, और एन से न्यूनेटल हर्पीस सिम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 लिखा था यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंट्रो टू द हर्पीस सिम्प्लेक्स है। टोटल हर्पीस 8 हर्पीस वायरस होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स। ओके, ठीक है। पहला तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, जो टाइप 1 होता है म्यूकोक्यूटेनियस लीजन कराता है हेड एंड नेक की। टाइप 2 जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करा देता होता है। ओके, दे बोथ कैन कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन है, लेटेंट हो सकते हैं सेंसरी गैंग्लिया में, फिर दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हर्पीस, और तो इसमें आपने क्या करना होता है, फ्लूइड PCR। ओके, वेजिकुलर फ्लूइड का PCR कराना होता है। ओके, और कल्चर कराना होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। तो मेनली क्या है, वेजिकुलर फ्लूइड का PCR, कल्चर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, स्टीरॉयड आपने स्टार्ट करनी है प्राइमरी और रिकरेंट के केस में। अगर कोई इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो आपने एसाइक्लोविर देनी है, फैमसिक्लोविर या वेलसाइक्लोविर है। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो तो फेरोस्कार्नेट आपने इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होते हैं, कौन कॉम्पिटेंट मेडिकल इलनेस है, मेंस्ट्रुएशन है, इम्यूनो सप्रेशन है, यूवी लाइट एक्सपोजर है। ओके, ऑलमोस्ट हो गया हमारा। ओके, इस बार इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस वाला टॉपिक है। ओके, इसको किसिंग डिजीज भी कहते होते हैं। ओके, तो क्लिनिकल फीचर ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तो क्लासिकल ट्राइड होता है, फीवर, शॉर्ट थ्रोट, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड कन्वर्ट करती है। क्लिनिकल या बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस भी देखने को मिलता है। साथ में हेपाटोसप्लीनोमेगाली या एंटीबायोटिक यूज करोगे, एमोक्सिलिन या एम्पेसिलिन, रैश हो जाएगा, जेनिक्स हेजीमा रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा हेपाटोसप्लीनोमेगाली और रैश को आपने देखना होता है। क्लियर। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, साइकेट्री में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ड्यू टू सीवियर फेरेंजियल एडिमा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन लाइक क्रेनियल पाल्सी वगैरह हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, स्प्लीन रप्चर हो जाएगी, एंटीबायोटिक इंड्यूस रैश हो जाएगा, और कुछ मलिग्रेंसी हो जाएगी जो कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होती है, लाइक नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, बर्किड लिम्फोमा, हॉटचिकिन लिम्फोमा, ये देखने को मिलता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तो साइटोमेगालो वायरस होता है, HIV का इन्फेक्शन होता है, हर्पीस ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 and 7 होता है, और टॉन्सिलाइटिस होता है। क्लियर, सही हो गया।
तो साइटोमेगालो वायरस HIV को रट्टा मार लेना, और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 की वजह से होता है, इसको एप्स्टीन बार वायरस भी कहते हैं। ऑल हर्पीज वायरस और DNA वायरस, सारे के सारे DNA वायरस होते हैं। और एक बात रट्टा मार लेना, एप्स्टीन बार वायरस को ये इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है ना, इसको किसिंग डिजीज या ग्लैंडुलर फीवर कहते हैं। स्लाइवा से फैलता होता है, नॉट हाईली कॉन्टीजियस है, तो आइसोलेशन की जरूरत नहीं होती। ओके, इसके बाद इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में हीट्रोफिल एंटीबॉडी होती है, एटिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं, CD8 T सेल्स होते हैं जिनको ग्लैंडुलर फीवर सेल्स कहते होते हैं। इसके अलावा हीट्रोफिल एंटीबॉडीज होती है। अब जो पोल बर्नल टेस्ट होता है, इसमें शीप के RBC एग्लूटिनेट होते हैं, मोनोस्पोर टेस्ट में हॉर्स के RBC एग्लूटिनेट होते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखोगे अगेंस्ट एप्स्टीन बार वायरस है, फॉर एग्जांपल वायरल कैप्सिड एंटीजन और एप्स्टीन बार वायरस एंटीजन है। ओके, वायरल कैप्सिड एंटीजन को एलाइजा से देखोगे और एप्स्टीन बार न्यूक्लियर एंटीजन को PCR से देखोगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, सेल्फ लिमिटिंग होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती ट्रीटमेंट की, लेकिन सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट को अवॉइड करना है, एस्टामाइनोफेन है और आपने क्या देना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, निमोनिक का कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एस्टामाइनोफेन और रेस्ट वगैरह देना होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा ये तो हो गया अच्छे से। ओके, लेप्टोस्पायरोसिस, ओके, व्हील्स डिजीज, लेकिन मैंने तो गलती से मलेरिया ओपन कर लिया। ओके ठीक है। अब लेप्टोस्पायरोसिस में ना क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा, इसमें आपको आपको फीवर देखने को मिल सकता है, एक ही आई होता है। इसके अलावा और क्या होता है, जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है, सब कंजक्टिवल हैमरेज देखने को मिलता है। यानी इसकी ना टिपिकल हिस्ट्री होती है लेप्टोस्पायरोसिस की, उसको डायग्नोस करना थोड़ा सा आसान होता है। ओके, इसका सिनेरियो भी टिपिकल होता है, लाइक ये DVM डॉक्टर या सैवरेज वर्कर या जो रैट का यूरिन है वो इन्फेक्टेड है, उससे ये हिस्ट्री मिलेगी, उसके कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होगी, हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलेगा। ओके ओके, इसके अलावा जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है, सब कंजक्टिवल हैमरेज होता है और ओलिगोयूरिया देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेल्स डिजीज है। अब एक बात याद रख लेना, लीवर को अफेक्ट करेगा, हेपेटाइटिस है, किडनी को अफेक्ट करेगा, AKI हो जाएगा, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो जाती है, लाइक सब कंजक्टिवल हैमरेज है, लंग्स को करेगा ARDS हो जाएगा, ब्रेन को करेगा मेनिंजियोएन्सेफलाइटिस है, इसके अलावा मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है। ओके, जो लेप्टोस्पायरोसिस होता है, लेप्टोस्पायरा इंटीरोगेन की वजह से होता है, जीनोटिक इन्फेक्शन है, यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड रैट से फैलता होता है, क्लियर, और ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर परसिस्ट रहता होता है विदाउट काजिंग अपेरेंट डिजीज है, और यूरिन के अंदर शेड हो जाता है। टाइप्स ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस, ओके, तो इसका ओके ओके इसका निमोनिक है BAIP बेप, ओके, B से बैक्टीरियमिक है, A से एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, I से आपका आ जाएगा एक्टैरिक आ जाएगा, ओके, और P से क्या आ जाएगा, पल्मोनरी। तो क्या क्या है, बैक्टीरियमिक आ जाएगा, एसेप्टिक आ जाएगा, एक्टैरिक आ जाएगा, पल्मोनरी आ जाएगा। एनिमल्स विच कैरी लेप्टोस्पायरोसिस, तो डॉग्स होते हैं, रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, चूहों से तो बहुत ज़्यादा नफरत है, कैटल्स और या पिग्स होती है, हर एक में डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलती होती है। ओके, रिमेनिंग कार्ड्स आर ऑल अबाउट वेल्स डिजीज है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन इन वेल्स डिजीज, तो वेल्स डिजीज में आप IgM एंटीबॉडी देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर, लेकिन यस, और अगर आपने पहले 7 दिनों के अंदर देखना है तो एलाइसा कराना है, लेकिन जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। PCR करा लोगे फॉर डिटेक्शन ऑफ DNA, विद इन द 8 डेज होता है, विद इन 7 डेज एलाइजा, PCR विद इन द 8 डेज होता है। और जो CSF कल्चर होता है फ्लैक्चर मीडियम पे करते हैं 10 डेज पर, दोबारा बता दूं, 7 डेज पर एलाइजा, 8वें दिन पर PCR, और 10 दिन के अंदर फ्लैक्चर मीडियम पे आपने ब्लड का कल्चर करना होता है। एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, मैट करते होते हैं। जो ट्रांसमिशन होती है इन्फेक्टेड यूरिन की वजह से हो सकती है, या कट्स या एब्रियन की वजह से हो सकती है, या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल या वेजिटेरियन की वजह से हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से या इंजेक्शन की वजह से। DVM में या वेटनरी डॉक्टर में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन ओकुलर कॉम्प्लिकेशन सब कंजक्टिवल हैमरेज होता है। ड्रग के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर अगर माइल्ड है तो डॉक्सीसाइक्लिन या एमोक्सिलिन आपने इस्तेमाल करनी है, एमोक्सिलिन या एम्पिसिलिन है। ओके, सीवियर लेप्टोस्पायरोसिस है तो IV बेंजाइल पेनिसिलिन इस्तेमाल करनी होती है, और प्लाज्मा फेरेसिस करते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड में कॉम्प्लिकेशन हो गया, हैमरेज है तो ब्लड प्रोडक्ट देनी है, लंग्स है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, किडनी है तो डायलिसिस करनी है, और IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मलेरिया वाला। ओके, मलेरिया भी अनदर हॉट टॉपिक। ओके, सही हो गया। तो मलेरिया स्टार्ट करते हैं, क्लिनिकल फीचर ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया में हाई इरेगुलरली स्पाइकिंग फीवर देखने को मिलता है, ओके, और चिल्स राइगर्स भी आपको देखने को मिलते होते हैं मलेरिया के केस में। और मलेरिया में आपको एनीमिया होता है, फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, या ट्रायड होता है मलेरिया का। और अगर मलेरिया ब्रेन को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, कन्फ्यूजन हो जाए, कन्फ्यूजन, हेडेक, एजिटेशन, सीजर हो, तो ये क्या होता है, सेरेब्रल मलेरिया को इंडिकेट करता होता है, क्लियर। माइल्ड केस में जो डायग्नोसिस होता है ना, अगर माइल्ड केस है तो डायग्नोस वाइवेक्स और ओवेल या मलेरिया ही होगा, और अगर सीवियर है, कोई CNS की इन्वॉल्वमेंट है तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होता है, लेकिन यहाँ पे मलेरिया ही लिखा हुआ है। ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरिया। ओके, तो मलेरिया की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, सीवियर फैल्सिपारम है, उसकी वजह से क्या होता है, पैरासाइटीमिया होता है, मतलब 2% से ज़्यादा RBC अफेक्टेड हो जाती है। सेरेब्रल मलेरिया होता है जिसमें कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, कन्वलियन होती है, कोमा डेथ हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ब्लैक वाटर फीवर हो जाता है, डार्क यूरिन पास होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, इट इज़ ड्यू टू वाइड सेपरेट इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस। ओके, वाइड सेपरेट इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है, ओके, जिसकी वजह से डार्क यूरिन आपको देखने को मिल जाता होता है।
ओके, अदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर सी एल अनीमिया आ जाएगा, DIC, ARDS और GIT की कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। मोस्ट कॉमन सेरेब्रल मलेरिया होता है, शॉक इन मलेरिया, दिस इज कॉल्ड एलिगेट मलेरिया। ओके, एलिगेट मलेरिया कहते हैं शॉक इन मलेरिया को। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो वाइवेक्स और ओवेल है उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से रिलैप्स देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। ड्रग और चॉइस में ड्रग है क्लोरोक्वीन है। प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया के लिए क्लोरोक्वीन है और साथ में आप क्या ऐड करते हैं, प्राइमाक्वीन ऐड करते होते हैं। लेकिन जो क्लोरोक्वीन होती है ना, वो हिप्नोसाइड को नहीं मारती, डेट इज वाई प्राइमाक्वीन आपने ऐड करनी होती है। क्लियर। इसके बाद अगर क्लोरोक्वीन की रेजिस्टेंस है या तमाम प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है, तो इस केस में जो ड्रग और चॉइस होती है वो कौन सी होती है, ओके, वो होती है आपकी आर्टिमिसिलिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, लाइक आर्टिमिथर, लुमिफेंट्रिन और क्विनिन वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। इसके अलावा क्विनिन, डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपने आर्टिस्टिनेट, आर्टिमिथर और क्विनिन देना होता है। IV आर्टिस्टिनेट को रट्टा मार लेना। क्लियर। क्विनिन कार्डियोटॉक्सिक होती है, ECG की मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके साथ आपने और क्या करना होता है, ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना होता है। और कीमोप्रोफाइलेसिस कैसे दोगे, अगर लो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस है तो क्लोरोक्विन और प्रोग्वानिल दे दोगे, अगर हाई क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस है तो आप MDM दे दोगे, मैफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेलानोना। फीचर्स ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया में आपको अनअराउजेबल या कोमा आपको देखने को मिलता है 6 आवर्स से ज़्यादा का। ओके, फोकल या जनरलाइज फिट्स होते हैं, ऑफिस टोनक या डी सेरेब्रेट या डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी देखने को मिलती है। ओलिगोयूरिया होगा, डिरेंज RFT होगा, नेक की स्टिफनेस नहीं देखने को मिलती। ओके, तो इसको आपने पायोजेनिक मेनिंजाइटिस से रूल आउट करना होता है। ठीक हो गया। एक बात रट्टा मान लेना कि मलेरिया के केस में आपको सुमाई यूजुअली क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मलेरिया में सुमाई आपको नेगेटिव देखने को मिलती है। फीवर, अनीमिया की आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है। नेक रिजिडिटी भी यूजुअली वैसे इसमें इतनी खास होती नहीं है। ओके, डेट इज आप इसको मेनिंजाइटिस से डिफ्रेंशिएट कर लोगे। क्लियर। तो मेनिंजाइटिस में शॉर्ट हिस्ट्री होती है, मलेरिया में भी शॉर्ट हिस्ट्री होती है। मेनिंजाइटिस में मेनिंजियल साइन पॉजिटिव होते हैं, मलेरिया में नेगेटिव होते हैं। मेनिंजाइटिस में CSF टर्बिट होता है जबकि मलेरिया में क्लियर होगा। ओके, मेनिंजाइटिस में कल्चर करा लोगे जबकि मलेरिया में HB कम होता है। LDH पॉजिटिव होता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन पॉजिटिव होती है। जिनसे स्टेनिंग करा लेते हैं। फीचर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल माइल्ड डेंगू कराते हैं, इनको बोलते हैं टर्शियन मलेरिया। ओके, ठीक है। फीवर एवरी 48 आवर्स की बात होता है। ओके, उनमें रिलैप्स भी होता है ड्यू टू हिप्नोजॉइड है। कॉजेज ऑफ माइल्ड डेंगू, अच्छा माइल्ड डेंगू, अच्छा प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई क्वेश्चन फीवर कराता है। फीवर एवरी 72 आवर्स यानी हर चौथे दिन पर फीवर होता है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मोस्ट डेंजरस होता है, सीवियर मलेरिया करा देता है। ओके, और कॉम्प्लिकेशन करा देता है। इंट्रो टू द मलेरिया है, इन्फेक्शन प्रोटोजोआ से होता है। 4 स्पीशीज होती है, फैल्सिपारम, वाइवेक्स, ओवेल मलेरिया या फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। इन्वेस्टिगेशन मलेरिया तो ठीक है, उठे जेंसा स्टेनिंग करा सकते हैं, रोमानोस्की स्टेन करा लेते होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लेते हो, PCR करा लेते हैं। पेरिफेरल सीवियर एग्जामिनेशन कर लोगे, थिक और थिन जेंसा स्टेनिंग है। ओके, क्वांटिटेटिव बफी कोट एनालिसिस कर लोगे। सीरोलॉजी में इम्यूनोफ्लोरेसेंस आ जाएगा। क्लियर। और लाइजा आ जाएगा। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम हिस्टिडाइन रिच प्रोटीन है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम LDH टेस्ट आ जाएगा। बाकी कुछ जनरल है। ओके, और न्यूरो इमेजिंग करा लोगे सेरेब्रल मलेरिया में। मलेरिया की प्रोफाइलेक्सिस कैसे करते हैं, लो क्लोरोक्विन एरियाज है तो क्लोरोक्विन और प्रोग्वानिल है। अगर हाई प्रोफाइलेक्सिस है तो मैफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन और मेलानोना है। 2 से लेकर 3 हफ्तों पहले देते हैं सफर से पहले, और आपने 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करना होता है जब तक वो आप वापस ना आ जाए। क्लियर। सही हो गया। यानी सफर से 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करते हैं और सफर के 4 हफ्तों तक कंटिन्यू करते होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, तो सेरेब्रल मलेरिया में आपने क्या करना है, एयरवे को मेंटेन करना, वाइटल्स को मॉनिटर करना है, फ्लूइड की थेरेपी देनी होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिस्टिनेट देते हैं, आर्टिस्टिनेट और क्विनिन देनी है, और क्विनिन के साथ आपने ECG की मॉनिटरिंग करनी है। अगर बुखार ज़्यादा है तो एंटीपायरेटिक दे दोगे, लाइक एस्टामाइनोफेन, टैबलेट स्पॉन्जिंग का। कन्वर्जन है तो आप डायजिपाम या रेक्टल डायजिपाम या पैराल्डिहाइड दे दोगे। हाइपोग्लाइसीमिया तो आप डेक्सट्रोज दे दोगे। एनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दोगे। ARDS है तो ऑक्सीजन की थेरेपी दे दोगे। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर हो तो फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करोगे। ओके, बस यहाँ पे लिखा है कि अगर सिनेरियो ना, कहने का मतलब सेरेब्रल मलेरिया का, तो यही ए वाले सिम्टम लिखने हैं। फॉर एग्जांपल जनरल में आपने वाइटल्स को मॉनिटर किया, एयरवे को मेंटेन किया, स्पेसिफिक में आर्टिस्टिनेट और क्विनिन आपने इस्तेमाल किया। अगर सिनेरियो कॉम्प्लिकेटेड केस का तो पूरा आंसर लिख देना। मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया तो वाइवेक्स और ओवेल में क्लोरोक्विन हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिमिसिलिन रेजिस्टेंस में, और प्राइमाक्विन हिप्नोजॉइड के लिए। मलेरिया में भी क्लोरोक्विन इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में कुछ रेजिमेंट होते हैं, कोआर्टिमिथर, आर्टिमिथर प्लस लुमिफेंट्रिन है। रेजिमेंट 2 में क्या होता है, क्विनिन के साथ डॉक्सीसाइक्लिन या क्लिंडामाइसिन दे सकते होते हैं। क्लियर। ये कुछ रेजिमेंट होते हैं। पैथोजेनेसिस तो ब्लैक वाटर फीवर है। सेरेब्रल कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होगा। ओके, हिमोलिसिस आपको देखने को मिलती है, और हिमोलिसिस हो गई, रिलीज ऑफ HB आपको, यानी यूरिन के अंदर HB और RBC रिलीज हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगा, ब्लैक वाटर फीवर आपको देखने को मिलता है। क्लियर। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद है मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस वाला टॉपिक आ जाता है। मेनिंजाइटिस में से एक ही कार्ड है, कहते हैं कि मेनिंजाइटिस वाले ग्रुप से जाके देखो। अच्छा, मेनिंजाइटिस में आपको ऐसे बता देता हूँ, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, आपको फीवर होता है, नेक रिजिडिटी, हेडेक आपको देखने को मिलता है। क्लियर।
फीवर, हेडेक, न्यूकल रिजिडिटी होती है, सोमाई पे नेक रिजिडिटी, कर्निक साइन, ब्रुजेंकी साइन होता है, रेस्ट आईसीपी होता है, नोजिया वॉमिटिंग फोटोफोबिया होता है। लंबर पंक्चर कर लोगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन करोगे, पायोजेनिक है तो टर्बिड सीएसएफ होगा, प्रोटीन ज़्यादा होती है, ग्लूकोज कम होता है, रेस्ट पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। क्लियर सीएसएफ किस में होगा, वायरल में होगा, जिसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और नॉर्मल ग्लूकोज होता है। अगर कोवेव सीएसएफ है, ग्लूकोज कम है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो जाएगा। क्लियर। बाकी रेडियोलॉजिकल के अंदर चेस्ट एक्सरे, लंबर पंक्चर, सीरोलॉजी करा लोगे। मेनिंजाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, वेंट्रिकुलाइटिस हो जाएगा, सेरेब्रल एक्सेस हो जाएगा, सबड्यूरल एम्पाइमा हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है, वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम है, क्रेनियल पाल्सी हो जाएगी, एपिलेप्सी हो सकती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस, ओके, तो वायरल इन्फेक्शन होता है, एंटीरो वायरस होता है, ओके। न्यू नेट में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई है, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में एच इन्फ्लुएंजा और अदर्स में नीमोकोकस और मेनिंजोकोकस आ जाता होता है। और मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने लंबर पंक्चर करना है, और लंबर पंक्चर से भी पहले आप क्या करते होते हैं, लाइक सिटी स्कैन करते हैं। और क्या इंपीरिकल एंटीबायोटिक होती है, सेफ्ट्राइजोन, वेनकोमाइसिन, स्टेरॉइड है, बेंजाइल पेनिसिलिन और एसाइक्लोविर इस्तेमाल करते होते हैं। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा मेनिंजाइटिस। इसके बाद मिसलिनियस है, फिर एमएमआर है, फिर एसटीडीज है, फिर वेरिसिला जोस्टर है, फिर इसको फिनिश कर देते हैं। मिसलिनियस में कौन कौन से हैं, ओके ठीक है। डेंगू की प्रिवेंशन कैसे करोगे, जो ब्रीडिंग साइट है मॉस्किटोज़ की उसको ट्रेन कर दोगे। याद करना कि डेंगू के सवाल बड़े आते थे पीएसएम के अंदर। इसके अलावा बेड्स है, ओके, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन है, इंसेक्टिसाइड और पार्क में नहीं जाना खासतौर पर शाम के वक्त। इंट्रावीनस ड्रग यूजर है, एंडोकार्डाइटिस है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, तो उसमें आपने वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करना होता है, ओके ठीक है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए। वो हम आगे चलते होते हैं, मिसलिनियस हो गया। इसके बाद एमएमआर है, मीजल्स, माम्स और रुबेला है, ओके सही है। और यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक आने वाला है, वो है मीजल्स। अब मीजल्स में और रुबेला में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक्जेंथीमेटस रैश करवाते होती है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ ताकि आपने एमसीक्यू खराब नहीं करना। क्लियर। एक बात याद रख लेना कि जो मीजल्स है ना, मीजल्स को रोबियोला भी कहते हैं, और जो रुबेला है उसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर जर्मन मीजल्स दिया उस सिनेरियो में तो वो भी रुबेला ही होता है, या रोबियोला दिया है तो मीजल्स होता है, क्योंकि ना ये वर्ड थोड़े एक जैसे है। रोबियोला ऐसा लगता है रुबेला है, हालांकि मीजल्स है। जर्मन मीजल्स लगता है मीजल्स है, लेकिन ये रुबेला है। तो पहले तो ये रट्टा मारना है। मीजल्स में रट्टा मारना, मीजल्स में आपको जो प्रोड्रोमल सेप्टम होते हैं वो हाई ग्रेड फीवर होता है और 3C होते हैं, कफ कोराइजा कंजंक्टिवाइटिस होता है, और कोप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलती है बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है, पैथोगनोमिक होते हैं। और जो एक्जेंथीमेटस रैश होता है दोनों में सिमिलर होता है। क्या होता है दोनों में, लाइक फेस पे स्टार्ट होगा, कान के पीछे से स्टार्ट होता है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता होता है। क्लियर। जबकि रुबेला को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है, रुबेला को जर्मन मीजल्स कहते हैं या 3 डे रैश कहते हैं, 3 दिन में रैश खत्म हो जाता होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है फीवर के साथ, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, पोस्टीरियर सर्वाइकल, सब ऑक्सीपिटल या पोस्ट ओरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। इसके अलावा फोरशाइमर स्पॉट्स होते हैं, पिटिचिया लेजन होती है सॉफ्ट पैलेट पर, और रैश वही है, मैक्यूलोपैपुलर रैश है, कान के पीछे से स्टार्ट होता है, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है। मीजल्स की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, मोस्ट कॉमन ओटाइटिस मीडिया होती है, और जो मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है एंसेफेलाइटिस होती है, काज ऑफ डेथ निमोनिया होता है, ओके। इसके अलावा जो रेयर लेट कॉम्प्लिकेशन होती है वो सब एक्यूट सक्लराइजिंग पैरेंसेफेलाइटिस देखने को मिलती होती है। जबकि रुबेला की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, निमोनिक है, THE, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस है, और कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम करा देता है, जिसमें डेफनेस, कैटरेक्ट और PDA देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट मैंने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बना दिया, ओके। अब मीजल स्टार्ट करते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, इनक्यूबेशन पीरियड इसका 2 हफ्ते तक होता है, ओके, टू द ऑनसेट ऑफ रैश, ओके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको देखने को मिलता होता है। प्रोड्रोमल इलनेस 1 से लेकर 3 दिन पे होते हैं, जिसमें आपको फीवर, कंजंक्टिवाइटिस, कोराइजा देखने को मिलता है, कॉप्लिक स्पॉट्स आपको इंटरनल बक्कल म्यूकोसा पे देखने को मिलते हैं, ओके सही हो गया, ओके। फिर इसके बाद क्या होता है कि बंदा काफ़ी मिजरेबल होता है, इरिटेबल होता है, फोटोफोबिक होता है, और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको रैश देखने को मिलता है, खासतौर पर कान के पीछे से स्टार्ट होता है और पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपका, कोराइजा, कंजंक्टिवाइटिस, कॉप्लिक स्पॉट है, रैश कान के पीछे से स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेगा, मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, डायरिया और लिम्फेडिनोपैथी भी देखने को मिलती होती है बच्चों के केस में, ओके। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स है, मोस्ट कॉमन ओटाइटिस मीडिया होता है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ निमोनिया होता है, एंसेफेलाइटिस मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन होती है, लेट कॉम्प्लिकेशन सब एक्यूट सक्लराइजिंग पैरेंसेफेलाइटिस होता है, मीजल्स कंजेनिटल नॉर्मली नहीं कराता होता। मीजल्स एक पैरामिक्सो वायरस इन्फेक्शन होता है, एंडेमिक होता है। मीजल्स और मम्स दोनों पैरामिक्सो वायरस की वजह से होती है, ड्रॉपलेट से फैलते होते हैं। मैटरनल एंटीबॉडी फर्स्ट 6 मंथ तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इसकी वैक्सीनेशन होती है, लाइव वैक्सीनेशन होती है, ओके। वैक्सीनेशन 12 से लेकर 15वें हफ्ते पे लगाती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन होती है, MMR वैक्सीनेशन होती है। और आपने इसकी मैनेजमेंट पे इम्यूनोग्लोबुलिन कब देना होता है, कब देना है, विद इन द 6 डेज ऑफ एक्सपोजर होता है। कब दोगे, जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या प्रेग्नेंट फीमेल है, या नॉन इम्यून चिल्ड्रन है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मीजल्स है, डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है लेकिन फिर भी आप सीरोलॉजी करा लोगे, आईजीएम एंटीबॉडीज करा लोगे, पीसीआर वगैरह करा लोगे, लाइजा करा लोगे, डिजीज सेल्फ लिमिटिंग होता है, सपोर्टिव होता है, विटामिन ए देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन द 6 डेज में देते होते हैं, क्लियर। और कब देते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में देते होते हैं, नॉन इम्यून प्रेग्नेंट फीमेल में या नॉन इम्यून चिल्ड्रन में देते होते हैं, क्लियर। प्रिवेंशन में आप वैक्सीनेशन देते हैं, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। व्हाट इज एक्जेंथेमेटस फीवर, सिस्टमिक वायरल इन्फेक्शन होगा और साथ में रैश होगा तो उसको एक्जेंथेमेटस फीवर कहते हैं, फीवर और रैश को बोलते हैं, चाइल्डहुड में होते हैं। और याद रखना कि ये फर्स्ट 6 मंथ में नहीं होते क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती होती है। जो फर्स्ट डिजीज होता है उसको बोलते हैं मीजल्स या रूबेला, सेकंड डिजीज होता है स्कारलेट होता है, ओके। जो थर्ड डिजीज होता है रूबेला होता है, फोर्थ डिजीज स्टेफिलोकोकल स्कार्ड स्किन सिंड्रोम होता है, फिफ्थ डिजीज आपका एरिथीमा इन्फेक्शियोजम होता है, और जो सिक्स डिजीज है एरिथीमा सुबिटम होता है जिसको रोजियोला कहते होते हैं। ओके, सारे आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक खत्म हो गया है ये वाला। मम्स है, ओके। मम्स में आपको पैरोटिड ग्लैंड की लार्जमेंट देखने को मिलती है, कनफिडे कहते हैं इसको। क्लिनिकल फीचर में हाई ग्रेड फीवर होगा, पैरोटिड ग्लैंड की लार्जमेंट होती है, बायलैटरल होता है, टेंडर होता है, फेशियल पफिनेस होता है, बच्चा रोटी भी नहीं खा सकता, स्वालो भी नहीं कर सकता। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स है, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, अडल्ट में आपको ऑर्काइटिस या ओवोफोराइटिस देखने को मिल सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है, मम्स की वजह से मायोकार्डाइटिस, पेनक्रेटाइटिस, एन्सेफलाइटिस हो सकता है, ओके। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा भी देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मम्स क्लिनिकल होता है, फिर भी आप पीसीआर कर लोगे, आईजीएम वगैरह करा लोगे, एलाइजा करा लोगे, क्लियर। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मम्स होती है, वंस अगेन सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है, लाइक बेड रेस्ट करना है, फ्लूइड की इंटेक करनी है, पैरासीटामोल टैबलेट स्पॉन्जिंग करनी है, एमएमआर देते हैं 12 से 15वें महीने पर देते होते हैं, शॉर्ट ओरल स्टीरॉइड दे सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्काइटिस है। मम्स का इंट्रो है पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है, इंडेमिक होता है, ओके। इन नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, जो मम्स होता है ना नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में हर 2 से लेकर 3 सालों के बाद देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया, ओके। और 5 से लेकर 9 साल वाले बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है मम्स वाला, और ये एक नॉन एक्जेंथीमेटस फीवर होता है, यानी इसमें आपको रैश नहीं देखने को मिलता होता। और अगर वैक्सीनेशन हो गया तो उसकी डिजीज़ की कंप्लीट इरेडिकेशन होती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से सलाइवा से फैलता होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू फैलता होता है, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। मैनेजमेंट सपोर्टिव होती है, स्टीरॉइड वगैरह देते हैं फॉर आर्थराइटिस। नेक्स्ट है रुबेला, रुबेला को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से, फॉरशाइमर स्पॉट्स आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ रुबेला, फीवर होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, सब ऑक्सीपिटल पोस्ट ऑरिकुलर या पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होता है, फॉरशाइमर स्पॉट्स होते हैं, एक्जेंथीमेटस सेम रैश होता है, 3 दिन का रैश होता है, ओके। और एनेंथम का मतलब है रैश ऑन म्यूकोजल सर्फेस, और एक्जेंथम का मतलब है रैश ऑन स्किन सरफेस। मीजल्स में जो एनेंथम होता है वो कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स है, और मीजल्स में जो होता है वो फॉरशाइमर स्पॉट्स होते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रुबेला तो निमोनिक है, टीएचई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेपेटाइटिस, एन्सेफलाइटिस है, और कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हो जाएगा जिसमें डेफनेस होता है, कैटरेक्ट होता है, और पीडीए होता है। इंट्रो टू द रुबेला, जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, 3 डे मीजल्स कहते हैं, टोगा वायरस की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता होता है। मैनेजमेंट ऑफ रुबेला, ओके। डायग्नोसिस में आप आईजीएम अगर एंटीबॉडी देख लोगे, ओके, और पीसीआर करा लोगे, ओके। एक्यूट में आपका आईजीएम होता है, और रिकवरी में आईजीजी आ जाता होता है। प्रिवेंशन में एमएमआर वैक्सीनेशन देते होते हैं, ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है अगर हो जाए। व्हाट आर द टॉर्च इन्फेक्शन, तो टॉर्च इन्फेक्शन क्या होती है, वो इन्फेक्शन होती है जो फीटस में कंजेनिटल अनोमलीज क्रिएट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, अदर्स में सिफिलिस है, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी आ जाता है, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस, और एच से हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है, क्लियर। अगर आपको हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस मिले तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस में जाना होता है। रुबेला में आपको फॉरशाइमर स्पॉट है, पीडीए देखने को मिलता होता है। साइटोमेगालोवायरस में डिफ्यूज पेरिवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है, माइक्रोसेफेली देखने को मिलता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स में आपको जेनिटल या म्यूकोजल लीजन देखने को मिलती है, क्लियर। तो आगे चलते होते हैं एसटीडीज पे आ जाते हैं, ओके। एसटीडीज एचआईवी, सिफिलिस है, ओके। टेटनस और टाइफाइड, आई डोंट थिंक सो कि टेटनस और टाइफाइड भी एसटीडीज होते हैं। फिर वारिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है, पहले ये कर लेते हैं चिकन पॉक्स, और लाइक ये वाला टॉपिक है चिकन पॉक्स वारिसिला जोस्टर का, ओके, सही है। अच्छा, चिकन पॉक्स या वारिसिला का इन्फेक्शन, उसके बाद शिंगल्स जो कि रीएक्टिवेशन की वजह से होते हैं। अब चिकन पॉक्स में बच्चे को इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, रैश होता है। रैश पहले म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगा, फिर स्किन को इन्वॉल्व कर लेगा। क्या कीवर्ड है, रैश पहले म्यूकोजा को इन्वॉल्व करेगा, फिर स्किन को इन्वॉल्व कर लेगा। वारिसिला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन को चिकन पॉक्स कहते हैं, रीएक्टिवेशन को शिंगल्स या हर्पीस जोस्टर कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिस्पिरेटरी सिक्रेशन होता है, और इसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है रैश से लेकर 4 दिन पहले और लास्ट वेजिकल की क्रस्टिंग तक, इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, क्लियर। तो इसमें जो रैश होता है म्यूकोजा पे होता है, फिर स्किन पे रैश देखने को मिलता है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन भी आपको देखने को मिलती है, वैसे उतनी स्पेसिफिक नहीं होती। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैश होता है, डेट मीन्स ट्रंक पे ज़्यादा होता है। और पहले क्या होगा, मैक्यूल होगा, फिर पैप्यूल बनेगा, वेजिकल होता है, फिर पोस्ट्यूल बनेगा, फिर वो स्कैब बन जाएगा, क्लियर। यानी प्लियोमॉर्फिक रैश आपको देखने को मिलता होता है। और न्यू क्रॉप ऑफ रैश एवरी 3 to 4 डे, यानी हर 3 से लेकर 4 दिन के बाद नई खेती आ जाती है। और ये चाइल्ड कॉन्टीजियस होता है जब तक कि उसका स्कैब ड्राई अप नहीं होता,
क्लियर। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू इचिंग है, इसके अलावा मेनिंजाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, लाइक आपने हेड टू टो जा रहा है, लाइक हेड पे क्या होगा, मेनिंजाइटिस होगा। चेस्ट पे आ जाओ, चेस्ट पे आपको लंग्स है तो निमोनिया हो जाएगा, हार्ट है तो मायोकार्डाइटिस है, जीआईटी पे आ जाओ हेपेटाइटिस है, रीनल में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है और ओरकाइटिस है। इसके अलावा राइट सिंड्रोम भी हो जाएगा। कुछ जेनेटल एनोमलीज बेबी में हो सकती है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्वायर्ड होता है। इंट्रो या क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, वेरिसिला जोस्टर एरोसोल रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता होता है। इनक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 3 हफ्ते होता है। पहले म्यूकोजल सर्फेस को इन्वॉल्व करता है, फिर स्किन को इन्वॉल्व करता है। सेंट्रीब्यूटल रैश होता है, न्यू क्रॉप्स हर 2 से लेकर 4 दिन के बाद देखने को मिलती है। उसके साथ फीवर भी आपको एसोसिएटेड होता है। क्लियर। पहले मैक्यूल, पैप्यूल, वेजिकल, पोस्ट्यूल और क्रस्टिंग देखने को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन चिकन पॉक्स की क्या होती है, क्लिनिकल होता है, फिर भी आप पीसीआर एलाइजा वगैरह करा लेते होते हैं। मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बेड रेस्ट होता है, एस्पिरिन को आपने अवॉइड करना होता है। क्लियर। एंटी हिस्टामिन लेना है टू रिलीव इचिंग है, एंटीबायोटिक फॉर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। स्पेसिफिक में अगर कोई बंदा, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसी केस में आपने स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। ओके, यानी जो एंटीवायरल्स होते हैं, एंटीवायरल में एसाइक्लोविर आ जाता होता है, ये कब देते होते हैं, जब देते हैं जब अनकॉम्प्लिकेटेड चिकन पॉक्स है, ओके, प्रेजेंटिंग विद इन 24 to 48 आवर्स, या कॉम्प्लिकेटेड चिकन पॉक्स है उसमें जो मर्जी ड्यूरेशन हो। अनकॉम्प्लिकेटेड में अगर 1 से लेकर 2 दिन में, कॉम्प्लिकेटेड में या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में या प्रेग्नेंट में देते होते हैं। एसाइक्लोविर देते हैं 5 दिन तक। ओके, इंडिकेशन क्या है, 1 सेकेंड अडल्ट में, ओके, इसमें आप देते होते हैं ओरल। ओरल एंटीवायरल कब देते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, और जो आईवी देते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते होते हैं। क्लियर, सही हो गया। इसके बाद स्पेसिफिक में जो आपका वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, ये विद इन द 7 डेज में देते होते हैं। ओके, विद इन द 7 डेज ऑफ एक्सपोजर। अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ लेकिन विद इन द 7 डेज ऑफ एक्सपोजर है तो इस केस में वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते होते हैं। क्या किन किन कंडीशन में देते होते हैं, अगर कोई ससेप्टेबल होस्ट है, प्रेग्नेंट फीमेल है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या न्यू बॉर्न है, प्री मेच्योर न्यू बॉर्न 28 हफ्तों से नीचे का है, या न्यू बॉर्न जिसकी मदर को चिकन पॉक्स हो गया विद इन द 5 डेज ऑफ डिलीवरी। ओके, या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, इस केस में आप देते होते हैं। क्लियर। तो वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन किस किस केस में देते हैं, अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है, प्री मेच्योर न्यू नेट है, ओके, या न्यू बॉर्न है जिसकी माँ को चिकन पॉक्स हुआ था 5 डेज ऑफ डिलीवरी में, ओके, या कोई सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट है, तो वेरिसिला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। शिंगल्स है, शिंगल्स रिएक्टिवेशन की वजह से होता है, और शिंगल्स में आपको हर्पीस, आपको क्या देखने को मिलता है, हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस है, रैम्सी हैंड सिंड्रोम है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया है, और ग्रैनुलोमेटस सेरिब्रल एंजाइटिस भी होता है। अच्छा, शिंगल्स में क्या होता है, शिंगल्स में बर्निंग डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिलता है, फॉलोड बाय वेजिकुलर रैश होता है। क्लियर। एल्डरली पॉपुलेशन में देखने को मिलता होता है। क्लियर। अब क्या रैश के फीचर्स होते हैं, यूनिलैटरल होता है, डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, थोरेसिक डर्मेटोम इन्वॉल्व करता है, रैश के साथ पेन, बर्निंग, डिस्कम्फर्ट भी देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन में हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मेटिकस है, रैम्सी हैंड है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया है, और ग्रैनुलोमेटस सेरिब्रल एंजाइटिस आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, और इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एंटीजन डिटेक्शन कराते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस और पीसीआर से, और इसके अलावा टिजांग सिमिर भी करा लेते हैं। टिजांग सिमिर में मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल होते हैं। मेन इन्वेस्टिगेशन क्या है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस और पीसीआर करा लेते होते हैं। क्लियर, सही है। आगे चलते होते हैं फीचर ऑफ रैम्सी हैंड सिंड्रोम। तो रैम्सी हैंड सिंड्रोम में क्या होता है, रैम्सी हैंड सिंड्रोम में आपको यूनिलैटरल फेशियल पैरालिसिस होती है, वेजिकुलर रैश होते हैं, एक्सटर्नल कॉस्टिक मियाटिस में ऑरिकल पे ओटाल्जिया देखने को मिलता होता है। अब हर्पीज रैम्सी हैंड सिंड्रोम की 2 टाइप्स होती है, इसको हर्पीज जोस्टर ओटिकस भी कहते होते हैं। ओके, रैम्सी हैंड सिंड्रोम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है फेशियल नर्व की, जस्ट लाइक बेल पाल्सी है, दैट इज वाई आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे रखना होता है। क्लियर। तो एक बात बता दूं, रैम्सी हैंड सिंड्रोम में कौन कौन सी क्लीनिकल नर्व अफेक्टेड होती है। रैम्सी हैंड सिंड्रोम में आपकी मेन तो 7वीं होती है, असल में ये जेनिकुलेट गैंग्लिया का इन्फेक्शन होता है, फेशियल नर्व की पाल्सी होती है, वेजिकुलर रैश होता है एक्सटर्नल कॉस्टिक मियाटिस पे, दैट मीन्स ये 5th नर्व को अफेक्ट करती है, और लास्ट में 8th नर्व को इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस या टिनाइटिस हो सकता है। इंट्रो टू द शिंगल्स है, तो पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होगा चिकन पॉक्स का, फिर शिंगल्स हो जाएगा, यानी पहले प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फिर वेरिसिला जोस्टर वायरस डोर्सल रूट गैंग्लिया में डोरमेंट हो जाता है, ओके, या ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में डोरमेंट हो जाता है, फिर रिएक्टिवेट हो जाएगा। कब होगा, जब इन्फेक्शन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, थोरेसिक डर्मेटोम को इन्वॉल्व करता है, या ट्राइजेमिनल की ऑप्थेल्मिक डिवीजन को इन्वॉल्व करता है, वहाँ पर रैशेस देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। ओके, लाइक यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई थी इस पर, ओके, लाइक बैंड ऑफ रोजेस फ्रॉम हेल। इन्वेस्टिगेशन मेनली क्लिनिकल होता है, फिर भी वेजिकुलर फ्लूइड का पीसीआर करा लोगे। क्लियर। या फिर आप डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वगैरह करा लोगे, टिजांग स्मीयर करा लोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चॉइस किया एंटीजन डिटेक्शन बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस और पीसीआर करा लोगे। मैनेजमेंट ऑफ रैम्सी हैंड सिंड्रोम है, वायरल इन्फेक्शन है तो एसाइक्लोविर देते होते हैं, वेल साइक्लोविर देते होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि शॉर्ट रेजिमन होता है टू बूस्ट
एंटीवायरल थेरेपी है। डायज़ेपाम है फॉर वर्टाइगो, या हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं या टार्सोरेफी करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ शिंगल्स है, शिंगल्स की मैनेजमेंट क्या होती है, खासतौर पर अगर हर्पीस जोस्टर और पोस्ट हेपेटिक न्यूरalgia हो गया तो इसमें आपने एनाल्जेसिया देना होता है, एमिट्रिप्टालिन से कैप्साइसिन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते होते हैं, और एंटी वायरल थेरेपी एसाइक्लोविर वेलसाइक्लोविर है। इसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन लिया, लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन क्या करती है, फेस को स्पेयर कर देती होती है, क्लियर, सही हो गया, और ये कॉन्ट्रोलैटरल साइड को इन्वॉल्व करती होती है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, शिंगल्स वाला भी देख लिया हमने। ओके, इसके बाद हम एसटीडीज वगैरह स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहले एचआईवी स्टार्ट कर लेते हैं, इसमें 15 फ्लैश कार्ड्स हैं। ओके, सही है। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ प्राइमरी एचआईवी इन्फेक्शन है। ओके, एचआईवी के प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या आपको देखने को मिलती है, सबसे पहले आपको रिस्पायरेटरी एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने को मिलती है। जब आप सिनेरियो पढ़ते हो ना एचआईवी का, ऐसा लगता है कि मैं निमोनिया का सिनेरियो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी एचआईवी में क्या होता है, फीवर होता है, रैश होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि एचआईवी आरएनए लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और CD4 काउंट 300 से लेकर 400 पे आ जाता है। फीवर होता है, रैश होता है, फ्रेंजाइटिस विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होती है, माइल्जी अल्थ्राल्जिया होता है। इन शॉर्ट आपको वही फीचर देखने को मिलती है जैसे लगता है कि आपको रेस्पिरेटरी या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस पर देखने को मिलती है और लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, क्लियर। इसके बाद ये जो सिनेरियो है, फार्मर है, स्विंगिंग फीवर है, तो ब्रूसिलोसिस का सिनेरियो दे दिया। फार्मर, स्विंगिंग फीवर, राइगर स्वेट, हेडेक, बैक एक, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, तो ब्रूसिलोसिस का ये एचआईवी में कैसे आ गया। हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया इन केस ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया का केस आ गया तो उसकी कैसे मैनेज करोगे। ओके, सही हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपने एचआईवी को मैनेज करना होता है हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी से, और आपने नमूनिया को मैनेज करना होता है ओके लाइक एंटीबायोटिक से, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन नमूनिया एचआईवी में कौन सा होता है, निमोसिस्टा जिरोविकाई होता है। ड्रग ऑफ चॉइस ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सोसोरा, तो सबसे पहले HART इस्तेमाल करना होता है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। नंबर 2, नमूनिया को एंटीबायोटिक से ठीक करना होता है, लाइक कोट्रिमोक्सोसोल है। लंग एब्सेस को, टीबी को ठीक करना है, फॉर एग्जांपल लंग एब्सेस के लिए एंटीबायोटिक मोक्सिफ्लॉक्सासिन है। पोस्चुरल ड्रेनेज है, पल्मोनरी टीबी के लिए ATT देते हैं। सर्जिकल ड्रेनेज एब्सेस की कर लोगे या नीमोनेक्टमी वगैरह कर लोगे, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रो टू द एचआईवी। ओके, एचआईवी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रेट्रोवायरस होता है। 2 सीरोटाइप होती है, एचआईवी 1, एचआईवी 2। एचआईवी 1 ज़्यादा कॉमन होता है, ज़्यादा सीवियर डिजीज करवा देता है। वायरस CD4 सेल पे अटैच हो जाता है, मल्टीप्लाई करता है, उनको उड़ा देता है, CD4 काउंट कम हो जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में CBC करा लोगे, लिम्फोपीनिया मिलेगा, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, CD4 काउंट कम आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद सीरोलॉजी पे आ जाते हैं। मेन स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा कराते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंफर्मेशन के लिए करते हैं। इन्फेंट में आप RT-PCR या वायरल कल्चर करते होते हैं। ओके, एलाइजा किसी काम का नहीं होता, बिकॉज मैटरनल एचआईवी एंटीबॉडी 6 महीनों तक रहती होती है। इन्फेंट पे आपने RT-PCR आपने करना होता है। मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी है तो सबसे पहले जनरल और सपोर्ट, जनरल और स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में आपने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी आपने इस्तेमाल करनी होती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में कौन कौन सी आ जाती है, लाइक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में कौन कौन से एग्जांपल है, इसमें जिडोवडिन और लैमिवडिन आ जाती है। नॉन न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन सी है, नेविरापिन और डिलावर्डिन आ जाती है। ओके, प्रोटीएस इनहिबिटर में आपका रिटोनाविर इंडिनाविर है, जबकि एंट्री इनहिबिटर में एनफीवरटाइट और मैराविरोक आ जाती होती है, क्लियर, सही हो गया। तो एक बात याद रख लेना, जो जिडोवडिन होती है ना, इसकी वजह से बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके अलावा जो स्टैबोडिन या डाइडाइनोसिन होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है और पेनक्रियाटाइटिस करवा देती है। यानी स्टैबोडिन क्या करवाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेनक्रियाटाइटिस है। टीनोफाविर ओरल इंसफिशिएंसी करवा देती है। एबाकैविर हाइपर सेंसिटिविटी करा देती होती है। या अपनी MCQs पॉइंट बता रहा हूँ, क्लियर। इसके अलावा जो इफाविरिंस होती है ये हैलोसिनेशन, डिप्रेशन करा देती है और ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इफाविरिंस, ये रट्टा मार लेना, इफाविरिंस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्लियर। और जो प्रोटीएस इनहिबिटर होती है, लाइक जो इंडिनाविर है, या क्रिस्टल यूरिया या स्टोन्स वगैरह करवा देती होती है। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जिडोवडिन बताया, जिसमें बोन मैरो सप्रेशन है। नॉन न्यूक्लियोसाइड में निवारपेन, डिलावर्डिन आ जाएगा। प्रोटीनेबस इनहिबिटर में इंडिनाविर, रिटोनाविर, ये बता दिया मैंने, ओके, क्लियर। और इंडिनाविर की वजह से क्या होता है, नेफ्रोलिथियासिस देखने को मिलती है। और इफाविरिन से ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन एड्स, तो क्या होती है, पल्मोनरी डिजीज की वजह से मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड्स में माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन साइटोमेगालो वायरस होता है। बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम, वायरल में साइटोमेगालो वायरस है, फंजाई में निमोसिस्टा जिरोविकाई है, क्लियर, ठीक हो गया। और दूसरे भी इन्फेक्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। एड्स वालों में कैपोसी सार्कोमा, लंग कैंसर हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब एक बात याद रख लेना, जो CD4 काउंट अगर 200 से कम हो जाए तो क्या हो सकता है, ओके, 200 से कम हो जाए तो इन्फेक्शन निमोसिस्टा जिरोविकाई का आपको देखने को मिलता होता है। और इस केस में आपने जो प्रोफाइलैक्सिस है और ट्रीटमेंट है, दोनों ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सोसोल से इस्तेमाल करना होता है। और इसका जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है ब्रोंकोएल्वियोलर लिवाज होता है। अगर CD4 काउंट 100 से कम हो गया तो वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या होता है कि आपको क्या फीचर देखने को मिलते हैं, अल्टर्ड
मेंटल स्टेटस होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, सीटी स्कैन एमआरआई करा लोगे तो मल्टीपल रिंग इनहांस लीगन होती है और ये बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करती है। ओके, बेसल गैंग्लिया को इन्वॉल्व करती है। अगर लीगन वाइट मैटर को इन्वॉल्व करे, कोई एडीमा कोई मैस इफेक्ट नहीं है, तो वो प्राइमरी मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी है। और अगर एडीमा और मैस इफेक्ट भी है और पेरीवेंट्रिकुलर लीगन है तो प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। अगर मेनिंजाइटिस है तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। अगर प्लाक नोड्यूल्स हेपाटोस्प्लीनोमेगाली है तो कैपोसिस सार्कोमा होता है। इन शॉर्ट, अगर CD4 काउंट 200 से कम है तो निमोसिस्टा जीरोवकाई है, 100 से कम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, 50 से कम है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा, साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। और एड्स वाले पेशेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन आपने करनी होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV क्या होता है। ओके, सेक्सुअल पारेंटल या वर्टिकल से होता है, सेक्सुअल में मैन टू मैन या हेटेरोसेक्सुअल देखने को मिलता है। ब्लड में आपका इंजेक्शन, IV ड्रग यूजर, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर। वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह देखने को मिल सकता होता है। ओके, जो 80% वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होती है और 20% इन यूट्रो होती है। निमोसिस्टा जीरोवकाई में प्रोफाइलैक्सिस ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोसोल का देना होता है और CD4 काउंट 200 से नीचे होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर है 6 महीनों तक तो आपने प्रोफाइलैक्सिस को रोक देना होता है। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, 100 से नीचे वालों में देखने को मिलता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ड्रग कौन सी इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलैक्सिस में? ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथोक्सोसोल। और ट्रीटमेंट के अंदर पिरामेथामिन, सल्फरडियाजिन और लिकोवरिन होती है। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर सूडोमोनास कोलाइटिस, तो ये तो अजीब सा आ गया सवाल। वैनकोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स इन HIV? तो HIV में कौन कौन सी ड्रग होती है? ओके, नॉन न्यूक्लियस, पहला न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपको मैंने बताया ज़िडोवोडिन। ओके, ज़िडोवोडिन बताया था, इसके अलावा लैमिवोडिन बताया था और ये बताया था कि ज़िडोवोडिन की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? लाइक बोन मैरो सप्रेशन देखने को मिलता है। स्टाइवोडिन और डाइडेनोसिन, इनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेंक्रेटाइटिस होता है। टीनोफोविर, इसकी वजह से ओरल रीनल इंसफिशिएंसी हो जाती है। RT से रट्टा मारना। एबाकेविर में हाइपर सेंसिटिविटी होता है। HLA-B 5701 को देखना होता है। नॉन न्यूक्लियोसाइड के अंदर इफाविरिन आ जाती है, नेविरपिन आ जाती है। इफाविरिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। CNS में हेलुसिनेशन डिप्रेशन करा देती है। प्रोटीएस में इंडिनाविरा जो कि क्रिस्टल यूरिया या स्टोन्स वगैरह करा देती है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ HIV? ओके, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, HIV की सीरोलॉजी करते हैं, ELISA और वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। CD4 काउंट और क्रिप्टोकोकल एंटीजन है। ओके, क्रिप्टोकोकल एंटीजन ये आपको 100 से कम में देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस की सीरोलॉजी करा लोगे, TB की स्क्रीनिंग करते हैं, उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वगैरह को देखते होते हैं। बट इस एड्स, तो एड्स क्या होता है? एड्स कब डिफाइन करते होते हैं? ओके, एड्स जब कहते होते हैं जब CD4 काउंट 200 से कम आपको देखने को मिले, ओके, या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी देखने को मिले। वो कौन सी एड्स डिफाइनिंग मैलिग्नेंसी है? इसोफेजियल कैंडिडियासिस है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है, क्लियर, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, साइटोमेगालोवायरस है, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स है, पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, निमोसिस्टा जीरोवकाई है, कॉक्सीडियाडोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है। ओके, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी है। अगला सवाल ये आता है कि एड्स वालों पेशेंट में कौन कौन से मैलिग्नेंसी होती है? निमोनिक है, पिंक, प्राइमरी सेरिब्रल लिम्फोमा, आई से इन्वेसिव सर्विकल कैंसर, आइन से नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, केस कैपोसी सार्कोमा। बेस्ट इनिशियल टेस्ट ELISA होता है। कंफर्मेशन में वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं और इन्फेंट में आप RT-PCR और वायरल कल्चर करा लेते हैं। ओके, और वायरल लोड हम किस कंडीशन में करते हैं? लाइक हम थेरेपी के रिस्पॉन्स को देखने के लिए, ट्रीटमेंट फेलियर को देखने के लिए और इन्फेंट्स में HIV को डायग्नोस करने के लिए PCR करते हैं। PCR कब करते हैं? HIV इन्फेंट में और ट्रीटमेंट को फेलियर को डायग्नोस करने के लिए, क्लियर, या फिर रिस्पॉन्स टू द थेरेपी को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सही है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। एड्स डिफाइनिंग इलनेस से सारी हो गई है और लास्ट में व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर HIV? हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। 3 या मोर ड्रग्स आप इस्तेमाल करते होते हैं, इसकी डिफरेंट रेजिमेंट होते हैं। ओके, 2 ड्रग आपने नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से इस्तेमाल करनी है और एक NRTI से इस्तेमाल करनी होती है। ओके, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और नॉन न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें जो होते हैं ओके, लाइक पहला तो आपका है EET। अच्छा, EET तो आपको एक तो चीज़ रट्टा मारनी है कि जो एम्ट्रिसिटाबिन होती है, एम्ट्रिसिटाबिन है और दूसरी तरफ है टीनोफोविर है। ये तो सब में सिमिलर होगा, एम्ट्रिसिटाबिन और टीनोफोविर सिमिलर है। अगर आप इफाविरिन से ऐड कर दो तो EET बन जाता है, रेजिमेंट 1 हो जाता है। रेजिमेंट 2 के अंदर क्या होता है? रेजिमेंट 2 में आपने ओके, रेजिमेंट 2 के अंदर आपने एम्ट्रिसिटाबिन टीनोफोविर दिया, साथ में रिटोनोविर दे दिया, RET रेट दे दिया या रेल्टिग्राविर ऐड कर दिया। या तो रेल्टिग्राविर ऐड कर दो या रिटोनोविर ऐड कर दो या इफाविरिन ऐड कर दो, क्लियर। और अगर माँ को अगर HIV हो गया प्रेगनेंसी वाली में, ओके, और इस केस में क्या मैनेजमेंट होती है? अगर मदर HIV पॉजिटिव है और HART ले रही है तो अपने मेडिकेशन को कंटिन्यू करना है। अगर मदर HIV पॉजिटिव है, CD4 काउंट 350 से कम है और हाई वायरल लोड है, ओके, हाई वायरल लोड है और HART इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इस केस में आपने क्या करना होता है? ज़िडोवोडिन, लैमिवोडिन और प्रोटीएस इनहिबिटर आपने देना होता है। ओके, PLZ देना है, प्रोटीएस इनहिबिटर, लैमिवोडिन और ज़िडोवोडिन। अगर मदर को HIV पॉजिटिव है, CD4 काउंट 350 से ऊपर का है, लो वायरल लोड है और HART पे नहीं है,
क्लियर, लो वायरल लोड है, तो इस केस में आपने क्या इस्तेमाल करना होता है, ज़िडोवोडिन की मोनोथेरेपी देनी होती है। क्लियर, ठीक है, अगर वायरल लोड 10,000 से कम होता है। इसके अलावा और क्या करेंगे, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सिजेरियन सेक्शन करते होते हैं अगर CD4 काउंट रिलेटिवली लो है और वायरल लोड ज़्यादा है। ओके, चाहिए अगर पेशेंट HART इस्तेमाल कर रहा है, वायरल लोड कम है, तो आपने सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना होता है। क्लियर, और ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ज़िडोवोडिन, लैमिवोडिन और रिटोनाविर। वही मिमोनिक PLZ था, प्रोटीएस इनहिबिटर, लैमिवोडिन, ज़िडोवोडिन था। ओके, ऑलमोस्ट ये हो गया हमारा। इसके बाद सिफिलस है, फिर टेटनस है, फिर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा हमारा। ओके, इंट्रो टू द सिफिलस है। ओके, सिफिलस के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, सिफिलस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सिफिलस होता है प्राइमरी में पेनलेस चनकर, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है। सेकेंडरी सिफिलस में आपको पेनलेस रैश होता है, स्नेल ट्रैक अल्सर देखने को मिलता है ओरल कैविटी के अंदर। क्लियर, और आ, अब कहते हैं 3 पॉसिबिलिटीज़ है सेकेंडरी सिफिलिस में, या तो वो ठीक हो जाएगा, या लेटेंट हो जाएगा, या टर्शियरी सिफिलिस हो जाएगा। प्राइमरी सिफिलिस फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है, इसमें पेनलेस चनकर होता है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है जो कि पेनलेस होती है। सेकेंडरी वाला 6 से लेकर 8 हफ्तों के बाद होता है, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी होती है, स्नेल ट्रैक अल्सर होता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं पाम एंड सोल पे, कुंडालोमाटा लाटा आपको देखने को मिलता होता है। लेटेंट सिफिलिस में पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है, लेकिन पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, अर्ली विद इन द 2 ईयर्स है, लेट आपका आफ्टर 2 ईयर्स होता है। क्लियर, टर्शियरी सिफिलिस 3 से लेकर 10 साल के बाद देखने को मिलता है। गुमास होते हैं, CNS के सीवियस के लिए होती है, एयोर्टिक रूट डायलेटेशन, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन आपको देखने को मिलता है। न्यूरोसिफिलिस में आर्गारो रोबर्टसन पीपल होता है, टेबिस डोर्सालिस होता है, और मेनिंजोवास्कुलर स्ट्रोक देखने को मिलता है। कॉन्जेनिटल सिफिलिस है, कॉन्जेनिटल सिफिलिस वर्टिकल ट्रांसमिशन की वजह से देखने को मिलता है। कॉन्जेनिटल सिफिलिस में आपको कॉन्जेनिटल डेफनेस देखने को मिलती है। ओके, यानी इसमें एक ट्राइड डाटा मान है, हचिंसन ट्राइड। ओके, इंटरस्टिशियल कैराटाइटिस है। ओके, हचिंसन टीथ है, उसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलता है, डेफनेस देखने को मिलती होती है। क्लियर, मलबरी मोलर्स होते हैं, सैडल नॉस होता है, फ्रंटल बॉसिंग होता है। सिफिलिस कैनॉट बी ट्रांसमिटेड टू बेबी बाय ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन HIV हो सकता है। एंट्रो टू द सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिफिलिस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करा लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में स्पायरोकीट्स नजर आ जाते हैं। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में VDRL और RPR आ जाएगा, स्पेसिफिक में FTA, ABS और एंजाइम इम्यूनो ऐसे आ जाएगा। न्यूरोसिफिलिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CT स्कैन करना और लंबर पंक्चर करना है। ओके, न्यूरोसिफिलिस में CT स्कैन है, फिर लंबर पंक्चर करना है। CSF में WBC ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस एंड न्यूरोसिफिलिस। ओके, तो जो सिफिलिस के लिए जो ड्रग और चॉइस है वो पेनिसिलिन होती है। ओके, प्राइमरी और प्रेगनेंसी में बेंजाइल पेनिसिलिन देते हैं, न्यूरोसिफिलिस में प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं। अगर पेनिसिलिन की एलर्जी है तो डॉक्सीसाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। डोंट यूज डॉक्सीसाइक्लिन इन प्रेगनेंसी, एरिथ्रोमाइसिन ज़्यादा अच्छी होती है। क्लियर, और पेनिसिलिन थेरेपी से पहले प्रेडनिसोलोन देते हैं टू प्रिवेंट जायरिश हेक्सेमा रिएक्शन। टेटनस पे आ जाते हैं, लास्ट हमारा है। ओके 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 ओके, क्लिनिकल फीचर ऑफ टेटनस। तो टेटनस में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री होती है, लॉन्ग चार्ट्रिस्मस होता है, राइजस सार्डोनिकस होता है, फेशियल मसल का स्पाज्म होता है, ग्रीनिंग होती है, ऑफिस टॉनस देखने को मिलता है, टॉनिक रिजिडिटी होता है, कन्वलियन आपको देखने को मिलता है। एंटर टू द टेटनस है, टेटनस कोलेस्ट्रिडियम टेटेनाई के इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, और ये वूंड के जरिए एंटर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेटनस ओके क्लिनिकल होता है और मुश्किल होता है इसको आइसोलेट करना। ओके, इसके बाद इसकी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। ओके, अब मैनेजमेंट के अंदर रट्टा मार लेना कि जो ह्यूमन टेटनस एंटीटॉक्सिन होता है वो कितना देना होता है। ओके, और मजीद टॉक्सिन की प्रोडक्शन को कैसे मिनिमाइज़ करना होता है। ठीक हो गया, तो टेटनस की अगर किसी को सस्पेक्टेड टेटनस है तो आपने ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आपने देनी होती है। क्लियर, सही है, और उसकी कितनी डोज होती है, 3 से लेकर 6,000 होती है। ओके, ठीक है, तो ह्यूमन टेटनस जो एंटीटॉक्सिन्स होता है ना वो कितना दोगे आप, 3 से लेकर 6,000 तक का दोगे। ओके, और इसके अलावा मजीद फर्दर टॉक्सिन की प्रोडक्शन को आप मिनिमाइज़ कर दोगे। कैसे करोगे आप, वुंड की डिब्राइडमेंट करोगे, बेंजाइल पेनिसिलिन दे दोगे। स्पाज्म को कंट्रोल कैसे करोगे, नर्सिंग करोगे, अननेसेसरी स्टिमुलस को अवॉइड करोगे, डायज़ेपाम दे दोगे, और बाकी हाइड्रेशन को या सेकेंडरी इन्फेक्शन को आप मिनिमाइज़ कर लोगे। ओके, दिस मैनेजमेंट इज फॉर अ कंफर्म्ड केस है। ओके, अगर सस्पेक्टेड है तो आपने ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन आपने 250 यूनिट तक देनी है, लेकिन अगर कंफर्म हो गया ओके तो आपने जो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन होती है ना वो कितनी देनी है, 3 से लेकर 6,000 तक देनी होती है। क्लियर, और ह्यूमन और साथ में एंटीटॉक्सिन भी आपने देना होता है। क्लियर, और IM टेटनस टॉक्साइड भी आपने देना होता है, वुंड को आपने क्लीन करना होता है। ओके, और रिपीट टॉक्साइड आफ्टर 1 and 6 मंथ, यानी टेटनस टॉक्साइड आपने देनी है ना वो 1st और 6 मंथ के बाद आपने देनी होती है। अगर पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनाइज है तो आपने बूस्टर डोज देनी होती है। प्रोफाइलैक्सिस कैसे करोगे आप, ओके ओके, तो प्रोफाइलैक्सिस में वुंड की डिब्राइडमेंट करोगे, बेंजाइल पेनिसिलिन दे दोगे, ह्यूमन टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे दोगे, और एंटीटॉक्सिन दे दोगे। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आप दोनों दे दोगे। ओके, टेटनस टॉक्साइड को 1 महीने और 6 महीनों के बाद रिपीट कर लोगे। जिसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी हो चुकी है तो उसमें से बूस्टर डोज ऐड कर दोगे। ओके, इसके बाद टाइफाइड है, टाइफाइड वाला है लास्ट है हमारा।
ओके। तो टाइफाइड में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, और एंटीबॉडीज़ नहीं एंटीबायोटिक्स। ओके, सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल अमोक्सिलिन और टेट्रासाइक्लिन होती है, बल्कि ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथोक्सोसोल होता है। अगर इन सबसे रेजिस्टेंस है, एमटीआर है, तो आपने इस्तेमाल करना है सिप्रोफ्लोक्सासिन। अगर उससे भी रेजिस्टेंस है, जिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइजोन है, अगर उससे भी रेजिस्टेंस है तो मीरोपेनिम आपने इस्तेमाल करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। ओके, पाकिस्तान में जिथ्रोमाइसिन है ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब कि प्रेगनेंसी में अमोक्सिलिन होती है। सीबीसी फाइंडिंग में ल्यूकोपीनिया, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस है, और यूजिनोफिल्स ना होने के बराबर होते हैं। क्लियर। और क्लिनिकल फीचर क्या होती है टाइफाइड की, फीवर होता है पहले फर्स्ट वीक में, स्टेप लेटर फीवर होता है फॉर 4 to 5 डेज है, कॉन्स्टिपेशन होता है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड फैगट साइन। सेकंड वीक में रोज स्पॉट्स होता है, मैक्युलोपैपुलर रैश अपर एब्डोमेन पे और बैक पे देखने को मिलते हैं, जो कि प्रेशर लगाने पे फेड हो जाती है। कफ और एपिस्टैक्सिस आपको देखने को मिलता है, सप्लीनोमेगाली 7 से लेकर 10th डे पे आपको देखने को मिलती होती है। कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया होता है। थर्ड वीक में कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक बोवल में परफोरेशन या हेमरेज हो जाएगा। ओके, सेप्टिसेमिक फोकाई हो जाएगा, डेट मीन्स मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल एनीमिया। कोलिसिस्टाइटिस मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ओके, गाल ब्लैडर में रहेगा तो उसको इन्वेट कर लेगा। क्लासिकल ट्राइड क्या है, स्टेप ब्लैडर फीवर होता है, हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, हेपाटोसप्लीनोमेगाली है, और मैक्युलोपैपुलर रैश है, ड्रॉ स्पॉट्स होता है, ल्यूकोपीनिया और रेज एलेक्टी होता है। ओके, टाइफाइड एंटेरिक फीवर होता है, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी की वजह से होता है। इनक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज होता है, फिकल और रूट से ट्रांसमिट होता है। इन्वेस्टिगेशन सीबीसी में ल्यूकोपीनिया होगा, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस होगा, यूजिनोफिल नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन पहले ब्लड कल्चर कराते हैं, फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग है, फिर स्टूल कल्चर है, फिर यूरिन कल्चर आता है। ओके, और मालिकुलर टेस्ट में पीसीआर आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल अमोक्सिलिन और ट्राइमेथोप्रेम सल्फामेथोक्सोसोल देते हैं। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, अगर कोनिलोन से भी रेजिस्टेंस है जिथ्रोमाइसिन देते होते हैं, और सेफ्ट्राइक्सोन देते हैं। लास्ट में डेक्सामेथासोन है फॉर सीएनएस मैनिफेस्टेशन है। ट्रीटमेंट फॉर कैरियर्स, ओके, कैरियर्स में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कोलिसिस्टेक्टमी है। लास्ट में कॉम्प्लिकेशन को आप मैनेज करते होते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और किस वीक में देखने को मिलती है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि थर्ड वीक में आपको देखने को मिलती है। बोवल परफोरेशन, हैमरेज, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता होता है। ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो गया है हमारा टॉपिक। वायरल इन्फेक्शन भी हो गया, डेंगू भी हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गया। बस एक चीज़ रह गया, स्टेफिलोकोकल स्काल स्किन सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। स्टेफिलोकोकल स्काल स्किन सिंड्रोम में क्या होता है, थिन फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर आपको देखने को मिलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को स्पेयर कर देते हैं। जबकि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये टेम्पोन यूजिंग फीमेल में देखने को मिलता होता है, और इसमें आपको फीवर, माइल्जिया, सेप्टिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। उसके अलावा सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में आईवी फ्लोक्लोक्सासिलिन, वेनकोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं, क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करते हैं, और आईवीआईजी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर।